नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने के मुद्दे पर घमासान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इंडिया के नाम से डर रही बीजेपी। रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का फूका पुतला, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष। विधायक के सनातन विरोधी बयान पर भड़के कार्यकर्ता। औरंगाबाद के कारा इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थरबाजी, पथराव के बाद तनावपूर्ण हुआ कारा का माहौल। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की कर रहे मांग। बोकारो के दूनीबाग हटिया बाजार में शौचालय का अभाव, दुकानदारों और ग्राहकों को हो रही परेशानी, अधिकारी कर रहे मामले की अनदेखी। औरंगाबाद के मदनपुर में निजी डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना पड़ा भारी, ऑपरेशन करने के बाद महिला की मौत, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे परिजन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडिया और भारत के मुद्दे पर देश में एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने के मुद्दे पर पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी की किताबों में जल्द ही इंडिया की जगह भारत लिखा नजर आ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एनसीईआरटी की एक उच्च कमेटी ने सुझाव दिया कि पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। साथ ही सिलेबस की से जो प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल किया जाए। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये सब चीजें केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन के डर से कर रही है। ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं हो सकता, ये केवल राजनीतिक मुद्दा है। कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इंडिया मतलब भारत और भारत मतलब इंडिया। अब ये अलग बात है कि जब से आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, 4081 किलोमीटर की यात्रा की, तब से केंद्र सरकार के सर माथे पर भारत भारत बोल करके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। तो उस निमित्त अगर वो कोई कवायद कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी आप कोई संविधान में दिया गया नाम और उसको बदलना चाहते हैं तो आपको उसके संशोधन के लिए सदन में जाना चाहिए और सदन में सहमति लेते हुए इस तरह की कोई कवायद करनी चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के दृष्टिकोण से किया जा रहा है कि चूंकि इंडिया गठबंधन बना तो गठबंधन को कैसे तोड़ फोड़ करें, कैसे उसमें और सारी बातें लाएं। कल तक तो इंडिया साइनिंग, जीतेगा इंडिया, जोतेगा इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, और आज पता नहीं इंडिया गठबंधन के बनते ही इतनी बेचैनी क्यों है। तो ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान अब लौट चले। आपको बता दें कि कार्यक्रम के तहत लगातार पुराने कांग्रेसी नेता कांग्रेस पार्टी में वापस लौट रहे हैं और इस कड़ी में अब पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की कदावर नेता रही गीता श्री उरांव एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि कुछ समय पहले वो कांग्रेस छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी का फैसला किया है और इस पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
राजेश ठाकुर ने भी कहा कि गीताश्री जी का एक बार फिर से पार्टी में स्वागत है। उनके आने से पार्टी को और मजबूती होगी और साथ ही 28 तारीख को वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता लेंगी। और मुझे खुशी है कि पिछले कुछ समय में आदिवासी समुदाय का कांग्रेस पार्टी के प्रति भरोसा जो मजबूत भी हुआ है। देखिए, जब से हम लोगों ने अब लौट चले के अभियान की शुरुआत की है, लगातार जो पुराने साथी हैं वो भी आ रहे हैं, जो नए साथी हैं वो भी आ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जिला परिषद के जो सदस्य हैं, जो सरपंच हैं, मुखिया हैं, तमाम जो लेवल पे लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। जो हमारे आदिवासी समाज से लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से लोग हैं, उनका आकर्षण कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। और उस निमित्त अब हमारी नेता थी आदरणीय गीताश्री उरांव जी, वो किसी कारणवश पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन अब फिर से वो पुनः वापस आ रही हैं। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि गीताश्री उरांव जी के आगमन से जो पहले हम लोगों को एक मजबूती मिलती थी वो भी मिलेगी और हम लोगों के लिए खुशखबरी है। और वो 28 तारीख को वो ज्वाइन करेंगी, सदस्यता लेंगी। देखिए, जब से हम लोगों ने अब लौट चले के अभियान की शुरुआत की है, लगातार जो पुराने साथी हैं वो भी आ रहे हैं, जो नए साथी हैं वो भी आ रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से जिला परिषद यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। पलामू से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जहां पर 31 अक्टूबर को पलामू पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो सैकड़ों युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजन होगा रोजगार मेला। रोजगार मेले में पलामू, गढ़वा और साथ ही लातेहार के युवाओं को कई कंपनियों में नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा और नियुक्ति भी की जाएगी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को पलामू पहुंचेंगे सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। साथ ही आपको बता दें कि मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा, जहां पर रोजगार मेले में पलामू, गढ़वा और साथ ही लातेहार के युवाओं को कई कंपनियों में नियुक्ति भी दी जाएगी। आपको बता दें कि पलामू में 31 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और साथ ही सैकड़ों युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजन होगा रोजगार मेला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा जुड़ चुके हैं। नवीन जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 31 अक्टूबर को पलामू पहुंचेंगे हेमंत सोरेन, तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर हो रही हैं? देखिए, हेमंत सरकार लगातार अब रोजगार को लेकर के सजग हो गई है और यही वजह है कि लगातार रोजगार पर हेमंत सरकार फोकस कर रही है। और इसी के तहत 31 अक्टूबर को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलामू में एक भव्य कार्यक्रम है और हजारों युवाओं को मुख्यमंत्री इस दौरान नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसकी तैयारी जो है वो पलामू जिला प्रशासन ने कर ली है। तैयारियां लगभग की जा रही है। दूसरी तरफ
राज्य सरकार के भी बड़े आला अधिकारी जो है उनसे लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है, चूंकि काफी संख्या में छात्रों जो अभ्यर्थी है उनको उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होगा, तो लिहाजा एक बड़ी तैयारी जो है जरूर की जा रही है। बिल्कुल नवीन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रोजगार मेले में पलामू, गढ़वा और लातेहार के युवाओं को कई कंपनियों की नियुक्ति की जा रही है, तो कौन कौन सी कंपनियां आने की संभावना है और कौन से बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? कोई लिस्ट अभी पास है नहीं, लेकिन जो भी ये कंपनियां हैं प्राइवेट, वो तमाम कंपनी जो है उन कंपनियों में नियुक्ति दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री इसके पहले ही नियम बना चुके थे कि 75% जो है प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवा को रोजगार दिया जाए, और इसी पर जो है फिलहाल योजना तरीके से सरकार काम कर। नवीन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मेदिनीनगर के पुलिस लाइन स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर रोजगार मेला लगाया जा रहा है, तो वहां की क्या कुछ तैयारियां अभी लगातार जारी हैं? चूंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल है जिन्हें रोजगार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कई कंपनियां हैं जिन कंपनियों की नियुक्ति मिली है वो झारखंड की कई कंपनियां हैं, और झारखंड के बाहर की भी कई कंपनियां हैं जिन कंपनियों में युवाओं को जो है नियुक्ति मिलेगा। तो ऐसे में संख्या बल काफी है, लिहाजा एक बड़ी जो जगह जो है वो काफी बड़ा चुना गया है। कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित की जाए, इसको लेकर के जो है लगातार कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है उसकी बैठक की जा रही है। जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उन्हें लगातार जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और चूंकि 31 अक्टूबर का कार्यक्रम है, आप समझ सकते हैं कि 2024 के पहले कहीं न कहीं सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को से जो किए वादे हैं उन वादों पर सरकार फोकस करे, तभी वो चुनाव में जा पाएगी और चुनाव में जनता से वोट मांग पाएगी। तो एक वोटिंग का एक प्रेशर है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, और उसी रणनीति के तहत लगातार हेमंत सरकार जो है वो काम कर रही है। क्योंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, अब 3.5 साल का कार्यकाल हेमंत सरकार ने पूरा कर लिया है, 1.5 साल का कार्य अवधि अब शेष बचा हुआ है। ऐसे में 1.5 साल में जो वादे हेमंत सरकार ने जनता से किए थे उन वादों को पूरा करना जरूरी है, क्योंकि 1.5 साल के बाद फिर एक बार चुनाव में जाना। तो सरकार अब कहीं न कहीं चुनावी रणनीति के तहत जो है ये तमाम कार्यक्रम कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कल बयान आया, आप लोगों ने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हर अब जो है पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी जो है वो चुनाव के लिए तैयार रहे। हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, चुनावी कोड में जो है आ गई है। तो अब 1.5 साल का वक्त जो है वो चुनावी मेहनत का होता है। अब पार्टी क्योंकि सरकार में है तो सरकार के तरफ से जो कामकाज होते हैं वो, और दूसरी तरफ पार्टी लगातार मेहनत कर जनता के बीच जा करके और इन चीजों को जो है पहुंचाने का काम करेगी। और कहीं न कहीं पलामू का जो ये कार्यक्रम है वो सीधे सीधे जनता से और युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि वो सीधे रोजगार का मसला है। हेमंत सरकार को लगातार रोजगार पर जो है वो लगातार घेरा जा रहा है। जिससे आप कुछ सालों में देखेंगे तो कोविड के बाद लगातार रोजगार के मसले पर बीजेपी भी घेरने का काम कर रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो हेमंत सरकार को घेर रही है लगातार। युवा भी लगातार सड़कों पर नजर आए रोजगार को लेकर के। तो अब कहीं न कहीं रोजगार के मुद्दे पर जो सरकार जो है तो काम करने में जुटी है। और पलामू के जो मिट्टी मेला कार्यक्रम जो है रोजगार मुक्ति का, आप उसे जोड़ करके देख समझ सकते हो। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया
और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बोकारो के दुंदीबाग हटिया से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। आपको बता दें कि दुंदीबाग हटिया लगभग 5 से 6 एकड़ में फैला हुआ है। यहां पर करोड़ों रुपए का व्यापार प्रतिदिन होता है, लेकिन विडंबना यह है कि इतने बड़े दुंदीबाग हटिया बाजार में एक शौचालय की उपलब्धता नहीं है, जिस कारण से हटिया के दुकानदार से लेकर हजारों की संख्या में पहुंचने वाले ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहां से नेता हो या फिर अधिकारी, सभी लोग यहां पर आते हैं, लेकिन शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, जिस कारण यहां की महिला दुकानदार या ग्राहक को काफी कठिनाइयां भी होती हैं। और एक सुलभ शौचालय है तो वो भी काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक महिला ग्राहक ने बताया कि यहां पर 30 से 40 सालों से महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं की गई है। शौचालय जब से हमारे जब से हमारा तब से शौचालय है ही नहीं। बहुत सी परेशानी थी। कोई भी कस्टमर आते हैं, लेडीज या जेंट्स, उन्हें सोच करने के लिए बहुत सी दिक्कत होती है। कोई ध्यान नहीं। विधायक के कितना लेटर लिखे, विधायक कितना बनाता है, ये बना देंगे वो बना देंगे। कहाँ कोई विधायक लोग कोई काम करता कुछ, कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं। बीती रात औरंगाबाद के मदनपुर में एक निजी डॉक्टर से महिला की बच्चेदानी को ऑपरेशन करवाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब डॉक्टर ने महिला का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। और इस मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि महिला की बच्चेदानी में बीमारी थी और जिसको लेकर डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की बात कही और ऑपरेशन का फीस भी जमा करवा ली और बाहर से अच्छे डॉक्टर को बुलवाकर ऑपरेशन करवाने की बात कही थी, लेकिन अच्छे डॉक्टर को नहीं बुलाया गया। मुंडेश्वरी क्लिनिक का संचालक पंकज कुमार यादव खुद ही ऑपरेशन करने लगा, जिसके दौरान महिला की गलत नस कट गई और ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी, जिसे देखते हुए परिजनों ने उसे बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज लेकर गए। इसी दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। मृतक महिला गया जिले के मंझोलिया गांव निवासी अंजन यादव की पत्नी रिंकू देवी बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद में आक्रोशित परिजनों ने महिला के शव को NH-19 पर रखकर सड़क को जाम कर दिया और मुआवजे और निजी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। आपको बता दें कि सड़क जाम की सूचना मिलते ही मदनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर सड़क को खाली करवाया गया। साथ ही शव को अपने कब्जे में लेते हुए डॉक्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। खाली कपड़ा में पसेना चली थे मुँह में, गोड़ा से पाला होले से देखा न, और खाली के देखिए दीदी हम ना बचवा, ये दीदी हम ना बचवा, कहले कि देखा न जी सही से पाला होले तो गोड़वा से बुखार ना है यार। इतने काली और पानी इतने दिलिए वो जीवी ऐसे ऐठे लगला तो काली एक दिन फोन कैली और डॉक्टर के कहली कि ये जी बीपी नापा हमारे मरीज एकदम ना बोलते वहाँ आँखें तार ऊपर करे लगलन तुराते सही अतिया गाड़ी बनावे से आयला, फिर नानको हमारा आगे होने से आयला से तुरंत हम कहते ही कि अभी तुरंत होनी कहते थे कि ना पानी पिला दे, ना पानी ना पिला ही अभी मेरी मरीज है तू आऊ है तू सही से पूछा एक ठोक खाली नाम के दे लिए पानी देते के साथ वैसे हो गए। मेरा छोटा भाई ऑपरेशन करवाने आया मदनपुर, जो कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से 300 मीटर दूरी है मुंडेश्वरी क्लिनिक। उसमें किसी से बात करते करते वो आ गया और ऑपरेशन करा लिया। किसका ऑपरेशन? किसका ऑपरेशन? मेरा भाबू का बच्चेदानी का ऑपरेशन करवा लिया और इसके बाद नस कट गया, इसके कारण उसको मौत हो गई। देखिए, यह सरकार का स्पष्ट नीति है कि क्लिनिक को में छापामारी कर क्लिनिक को सील करने, यहाँ के सिविल सर्जन और अस्पताल के प्रभारी की जिम्मेदारी बनता है। और मैंने खुद उनको 4 दिन पहले कहा है प्रभारी को कि क्लिनिक को जितने फर्जी क्लिनिक हैं, झोला छाप क्लिनिक है, उन सबको जांच कर और सील करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं जा रहा है। इसके चलते बराबर मौतें हो रहे हैं, बराबर लोग मरीज इसके शिकार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जो दलाल लोग रहते हैं, वो जो
वो जो मरीजों को पहुंचा देते हैं वहाँ। इसके जिम्मेदार जो है तो सिविल सर्जन है और स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं खबरों की। आपको बता दें कि मधुबनी जिले के लोगार थाना क्षेत्र से ऑनर किलिंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पुलिस की तत्परता से हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के अरनामा गांव की एक महिला ने 24 अक्टूबर को अपनी 15 साल की नाबालिग लड़की के गायब होने की लिखित शिकायत देते हुए बताया था कि 21 अक्टूबर की शाम घर से दीप जलाने के लिए निकली थी उसकी बेटी और गायब हो गई। उसका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। उक्त आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए लौकहा थाना क्षेत्र से पुलिस निरीक्षक संतोष कुमार मंडल के ने जो मामला है वो दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने एक एसआईटी टीम का गठन किया और कांड का अनुसंधान करना शुरू कर दिया, जिसमें टेक्निकल सेल और एसएसबी की डॉग स्क्वाड टीम की मदद से काफी छानबीन की गई, लेकिन गायब लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला। और इसी क्रम में एक खास रणनीति के तहत पुलिस ने उक्त लड़की के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वो काफी समय तक पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा, लेकिन कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि उसकी बहन का गांव के एक युवक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा, जिससे चलते भाई ने उसकी हत्या कर लाश को दूर जंगल में गहरे गड्ढे में छिपा दिया। दिनांक 24/10/2023 को आवेदिका फूलो देवी के द्वारा जो एक आवेदन लिखित रूप से यहाँ दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी बच्ची नीलम कुमारी, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, उसके गुमशुदगी से संबंधित एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया 21/10/2023 को संध्या 4 बजे हमारी लड़की नीलम कुमारी दीप जलाने के लिए दुर्गा पूजा में गई और उसके बाद वह वापस नहीं आई। लड़की की काफ़ी खोजबीन परिजनों के द्वारा की गई, लेकिन लड़की नहीं मिली। तो दिनांक 24/10/2023 को उन्होंने थाना पर आके आवेदन दिया। तो 24/10 को आवेदन दिया गया, तो थाना प्रभारी के द्वारा इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई। तो पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे नेतृत्व में थाना प्रभारी थे, तकनीकी शाखा के प्रभारी अजीत जी थे, वहाँ के जो है कांस्टेबल सुरेश कुमार जी थे, महिला सिपाही इंकू कुमारी थी और लौकहा थाना में जो महिला सिपाही हेमा कुमारी हैं, इनके द्वारा जो है टीम गठित की गई और पीड़िता के यानी कि जो आवेदिका थी, उनके पुत्र ओम प्रकाश यादव, उस पर कुछ शक हुआ, गहनता से गहराई से उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में जो है वो इन चीजों को स्वीकार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।